सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले। दोस्तों, ये आपके पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस हैं। इससे पहले राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय, आप उनको भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतुओं तथा पौधों दोनों में घनिष्ठ कौन से लक्षण होते हैं? तो प्रजनन, वृद्धि, पोषण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। तो जंतु और पौधों में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है, दोनों को ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है, प्रजनन दोनों में होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंतु होते हैं परपोषी, स्वपोषी, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं। जंतुओं में हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आता है, जितने भी जानवर हैं, तो ये सब क्या है? परपोषी हैं, दूसरों पर आश्रित हैं या दूसरों पर आश्रित हैं भोजन के लिए। जैसे पेड़ पौधे हैं, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो वो स्वपोषी कहलाते हैं, और मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों में प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायिक प्रजनन या अनिषेचित जनन। दोस्तों, जो पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा और कायिक जनन। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही एक कायिक जनन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? चावल, गेहूं, सर्पगंधा या मक्का। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? लिनियस, डार्विन, रॉबर्ट हुक या लुई पॉस्टर। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर अ, लिनियस। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता? सेम, मटर, चना और गेहूं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, गेहूं। बाकी मटर, सेम और चना ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल लेते हैं? तो कवक, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, सभी प्रकार के शैवाल या विषाणु। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं? तो विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं। तो ऑप्शन बा जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले है शाकाहारी जंतु, हरे पौधे, कीट बच्ची या मांसाहारी जंतु। तो जो उत्पादक होते हैं वो सबसे पहले होते हैं। तो दोस्तों, जो खाद्य श्रृंखला है इसमें जो पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, इन्हीं से पूरी चेन शुरू होती है। तो हरे पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, शाकाहारी मतलब जैसे कि बकरी हुई, खरगोश हुआ, फिर इनको मांसाहारी जीव जैसे कि शेर हुआ, ये खाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा एक चेन बनता है खाद्य श्रृंखला का, तो ये फूड चेन बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बा जो है ये सबसे पहले आते हैं हरे पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं समष्टि, जाति, जैव समुदाय या जीव। तो उसे हम कहते हैं जाति। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीव द्रव्य होता है सामान्य द्रव, एक विलयन, एक कोलाइडल घोल या एक आयनिक घोल। तो जो जीव द्रव्य होता है ये होता है एक कोलाइडल घोल। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग को जिस पौधे पर किया था उसका क्या नाम है? तो आनुवंशिकता का प्रयोग मेंडल ने किस पर किया था? गुड़हल, गेंदा, गुलाब या मटर। तो राइट आंसर है मटर के पौधे पर किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिका की पहचान है जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोसोम। तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति, क्योंकि जो पादप कोशिका जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? वॉन हेलमोंट, लुई पास्टर, लेमार्क या फिर ओबेरिन। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉन हेलमोंट, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्तंभ कंटक तने के रूपांतर हैं क्योंकि कंटक का पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं, कंटक पर पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं, ये तने पर लगे होते हैं, ये पौधों की रक्षा करते हैं,
या ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंगूर में प्रतान रूपांतरण है तने का, पत्ती का, अनुपत्र का या पुष्प अक्ष का। तो दोस्तों अंगूर में जो प्रतान रूपांतर है यह तने का रूपांतर है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गेहूं के जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? एक घेरे में अरी तथा बाह्य आदि द्वारक, या एक घेरे में संयुक्त तथा अंत आदि द्वारक, या मज्जा में अव्यवस्थित फैले तथा बाह्य आदि द्वारक, या फिर एक घेरे में अरि तथा अंत आदि द्वारक। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, एक घेरे में अरि तथा बाह्य आदि द्वारक। क्वेश्चन नंबर 17 है, तना प्रतान का उदाहरण है। अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा अंगूर में प्रतान रूपांतर है तने का, फिर यही क्वेश्चन पूछा तना प्रतान का उदाहरण है, कौन है? तो कौन है? अंगूर है, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। इसमें से मटर, जंगली मटर, स्माइल लिप्स में कोई भी नहीं सही है, लेकिन ये अंगूर क्या है? ये तना प्रतान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बीजपत्री जड़ों में संवहन मंडलों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4, 2, 8 या 2 या 4। राइट आंसर है 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? आर्द्र जल, गुरुत्वीय जल, बंधित जल या केशिका जल? राइट आंसर है केशिका जल को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है फ्लोरम द्वारा, एधा द्वारा, जाइलम द्वारा या बल्कुर द्वारा? तो जाइलम और फ्लोएम, आपको पता है जाइलम जल का संचरण करता है पूरे पौधे में, और फ्लोएम फूड यानी कि खाद्य का। तो इस तरीके से याद रखिएगा, मैंने राजन सीरीज में भी आपको बताया फ्लोएम फूड यानी कि खाद्य पदार्थ, और जाइलम यानी कि जल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? वोलेमेन उत्तक द्वारा, न्यूमेटाकोर द्वारा, वात रत्न द्वारा या फिर चूसकांग द्वारा? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, न्यूमेटोकोर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है जल के शीर्ष पर, मूल रोम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में या दीर्घी प्रदेश में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मूल रोम प्रदेश में, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल होते हैं अरी एवं एक्जार्क, अरी और एंडोर्क, संयुक्त बंद कोलेट्रल या फिर संयुक्त खुले बायलेट्रल? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ब, अरी और एंडोर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, मूसला जड़ पाई जाती है मक्का में, सरसों में, धान में या गन्ना में? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सरसों। क्वेश्चन नंबर 25 है, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? जैसे कि आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ इस तरीके से होता है, उसकी जड़ें आप देखते हो ऐसे भूमि को टच करती हैं इस तरीके से, तो इन जड़ों को हम क्या कहते हैं? इन जड़ों को हम कहते हैं स्तंभ जड़ें। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्प क्रम है सीमाक्ष, असीमाक्ष, मुंडक या सुकी? राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ब, असीमाक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरसों का पौधा है झाड़ी, वृक्ष, सूखाए या शाक? दोस्तों आपको पता है सरसों का साग बनता है, तो ऑप्शन द जो है शाक, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूब घास पौधा है विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही या वल्लरी? तो राइट आंसर है विसर्पी। आप देखते हो इस तरीके से वह पूरी भूमि में, आप देखते हो जो दूब का पौधा होता है, दूब घास होती है, वो पूरा फैल जाता है चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है नागफनी, हाइड्रिला, ड्रोसेरा या कुकुरमुत्ता? तो आपको पता जो ड्रोसेरा होता है यह कीट भक्षी पौधा है, और ये कीट भक्षी पौधे क्यों होते हैं? क्योंकि यह अपने नाइट्रोजन की कमी को कीटों से पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा कौन, यानी कि जो कई साल तक चलता है? सूर्यमुखी, सलजम, आलू या दूब घास? तो आपको पता है राइट आंसर क्या है? दूब घास, ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला उत्तक है जाइलम, मृदुतक, निरोधक या फिर फ्लोएम? तो आपको पता है कि भोज्य मतलब फूड, और फूड को कौन पौधे को पहुंचाता है? फ्लोएम। तो ऑप्शन द जो ये सही रहेगा फूड, याद रखिएगा फूड यानी कि भोजन, यानी कि भोज्य पदार्थ को पूरे पौधों में पत्तियों से भोज्य पदार्थों को कौन स्थानांतरित करता है? तो याद रखिएगा जो पेड़ होता है उसमें जो भोज्य पदार्थ है उसको कौन ट्रांसफर करता है पूरे पौधे में, यानी कि पत्तियों तक, वह फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा बीज एक बीज पत्री है? चना, मटर, सरसों या मक्का?
तो जो मक्का है वो एक बीजपत्री है। बाकी आप मटर को भी खोल के देखोगे तो ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, चना भी इसी प्रकार से, और जो सरसों होता है वो भी दो पार्ट में बढ़ जाता है, लेकिन जो मक्का है वो नहीं, वो सिंगल होता है, इसलिए एक बीजपत्री है। क्वेश्चन 33 है, द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है बीज, फल, भ्रूण या भ्रूणपोष। तो राइट आंसर है भ्रूणपोष, ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है मूल में, फल में, बीजांड में या फिर जायांग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बीजांड में। क्वेश्चन नंबर 35 है, मक्का के पौधों में परागण होता है कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या कृत्रिम रीति से। तो राइट आंसर है वायु द्वारा, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं गुड़हल, रेफ्लिसिया, केली या बुल्किया। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रेफ्लिसिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं कलाई घड़ी से, टेबल घड़ी से, दीवार घड़ी से या विराम घड़ी से। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, कलाई घड़ी से। क्वेश्चन नंबर 38 है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है गुरुत्वीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल या वैद्युत बल। तो आपको पता है कि जहां पर आवेश आएंगे, आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये तो आपको पता ही, I = Q/T। तो आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों जहां पर भी आवेश आएगा वहां पर विद्युत की बात होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत बल, और ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है। जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर कंटिन्यू घूमती है तो जो लट्टू होता है, लट्टू क्या करता है, अपने ही अक्ष पर घूमता है एक धुरी पर। तो जो चीज अपनी ही धुरी पर घूमती है वह कौन सी गति करती है, घूर्णन गति करती है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं पर कौन सा बल लगाती है, विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल या इनमें से कोई नहीं। तो आपने तो ये पढ़ा ही है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से जो भी वस्तु मतलब ऊपर होती है वो आकर के नीचे ही गिरती है। कोई भी आप गेंद उछालोगे नीचे गिरेगी, आप कोई भी चीज ऊपर उछालोगे वो चीज नीचे ही गिरेगी। तो क्यों गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और पृथ्वी यही लगाती है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है, रेखीय गति का, दोलन गति का, घूर्णन गति का, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो पृथ्वी है वो आपको पता है कि वह दो गति करती है। पहली बात तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, आपको पता है ये बात, अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसके अलावा पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है पृथ्वी। तो सूरज के चारों ओर चक्कर, ये जो गोल सा चक्कर लगा रही है ये तो वृत्तीय गति कर रही है। इस तरीके से तो वृत्तीय गति हो गया सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। लेकिन जो पृथ्वी है वो जिस तरीके से ये आप देख रहे थे, यहाँ पर जो लट्टू था वो अपनी धुरी पर ही घूमे जा रहा था, तो यहाँ पर ये घूर्णन गति हो गई। ऐसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ये भी जिस तरीके से लट्टू घूर्णन गति कर रहा है वैसे पृथ्वी भी घूर्णन गति कर रही है अपने अक्ष पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिंपल सा पूछा है कि पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण, तो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की बात की गई है, यहाँ पर सूरज की बात नहीं की गई है। अगर सूरज के सापेक्ष पृथ्वी कौन सी गति कर रही है ये पूछता तो वृत्तीय होता, लेकिन यहाँ पर केवल पृथ्वी की बात की गई। तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है ना, जैसे ये लट्टू कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सा सही होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये होता कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष कौन सी गति कर रही है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इसलिए वृत्तीय गति होता। लेकिन यहाँ पर देखिए पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर घूमती है, तो सिर्फ पृथ्वी की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, घूर्णन गति होगी। जिस तरीके से लट्टू नाचता है वैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसीलिए यहाँ पर घूर्णन गति हो गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, बल का सूत्र क्या है। तो बल बराबर F = m × a, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ऑप्शन सा जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण ये सही हो जाएगा। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, आपको पता है, न्यूटन, या फिर अगर सीजीएस पद्धति में पूछता है तो क्या हो जाएगा, डाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है।
पेड़ से पत्तों का गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना या पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, तो समतल पर गाड़ी को ढकेलना यह गुरुत्व का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी सारी चीजें कहाँ पर आ रही है, नीचे आ रही है। पृथ्वी पर पत्थर भी लुढ़केगा तो वो नीचे ही आएगा, बॉल भी नीचे ही आएगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो वो नीचे ही आएंगे। तो ये सब क्या होगा, गुरुत्व के उदाहरण। तो ऑप्शन बाय यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर बल होगा पेशीय बल यानी कि मांसपेशियों का जहां पर काम लगता है हमारे हाथों के पैरों के। तो कुली द्वारा हाथ, ठेला द्वारा बोझ का ढोना। तो कुली अगर ठेले को खींच रहा है या सामान को उठा रहा है तो वहां पर उसकी पेशियों को, उसके हाथों को बल लगाना पड़ रहा है। तो ये पेशी बल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, जब बच्चा साइकिल चलाएगा तो उसके पैर की मांसपेशियों को बल लगाना पड़ेगा तब तो साइकिल आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी हो गया मांसपेशियों वाला बल या पेशीय बल। इसके अलावा देखिए एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना। कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे हाथों को क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, खींचना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पेशीय बल होगा। लेकिन सेब का पेड़ से गिरना ये क्या है, पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर तो गुरुत्वीय बल हो गया। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। यह पेशीय बल का उदाहरण नहीं बल्कि गुरुत्वीय बल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो खाने में शुद्ध हो, जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिन्हें छान कर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, या जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। दोस्तों शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। 47 है, MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है। अभी मैंने आपको बताया है कि MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है और CGS पद्धति में क्या है, डाइन है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ जो है MKS पद्धति में न्यूटन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति कौन सी गति होती है, घूर्णन गति, दोलन गति, वृत्तीय गति या रेखीय गति। तो राइट आंसर होगा दोस्तों रेखीय गति। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में चल रही है तो वह रेखीय गति होगी। ऑप्शन दा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसकी यह गति कौन सी गति कहलाती है, घूर्णन गति, दोलन गति, वृत्तीय गति या रेखीय गति। अगर कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों ओर घूम रही है, जैसे कि लट्टू घूम रहा है, तो उसको अभी हमने पढ़ा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम घूर्णन गति कहेंगे। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो वह भी घूर्णन गति होगी, लेकिन अगर सूरज के चारों ओर पूछेगा तो वह वृत्तीय गति होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कुम्हार के चौक में गति होती है। कुम्हार का चौक, कुम्हार यानी कि जो बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, वो भी अपने ही इसी तरीके से उसका भी अक्ष होता है जिसको घुमा करके वह मिट्टी के बर्तनों को बनाता है। तो वह भी एक अक्ष पर ही बनाता है। आपने देखा भी होगा कुम्हार कैसे मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप यूट्यूब पर सर्च भी करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से वो घूमता है, अपने ही अक्ष पर वो चौक घूमता है और उसी पर क्या करता है, वो बनाता है मिट्टी के बर्तनों को। तो यहाँ पर भी घूर्णन गति होती है क्योंकि वह अपने अक्ष पर चौक घूमता है और उसी पर क्या होता है, ये सारे बर्तन बनते हैं, चाहे जो भी बर्तन जितने भी होते हैं मिट्टी के, सब उसी पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं। अब देखिए कोल्हू में जुड़े जो बैल होते हैं, दोलन गति, रेखीय गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोल्हू में जुड़े हुए बैल गति करते हैं, दोलन गति, रेखीय गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि जो पृथ्वी है वो तो अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों ओर भी घूमती है। जब अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन करती है, और जब सूरज के चारों ओर घूमती है ये पृथ्वी तो ये क्या करती है, वृत्तीय गति करती है। तो अब यहाँ पर ये जो बैल है इनको आप समझिए पृथ्वी, जो बैल है इनको आप समझिए पृथ्वी, और जो ये सूरज है इसको आप समझिए कोल्हू। तो कोल्हू के चारों ओर अगर ये गति कर रहे हैं बैल, तो ये कौन सी गति कर रहे हैं चारों ओर, ये वृत्तीय गति कर रहे हैं। ठीक है, जो बैल है अपने अक्ष पर नहीं घूम रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये इस कोल्हू के चारों ओर घूम रहे हैं, इसीलिए वृत्तीय गति होगी। ऑप्शन दा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, चलती ट्रेन में गति होती है रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। दोस्तों जो अगर सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, रिक्शा चल रहा है, साइकिल चल रही है या ट्रेन चल रही है, रेखा तो केवल सीधी तो रेखा होती नहीं है, टेढ़ी भी तो रेखा होती है। तो इस गति को हम क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे। तो अगर इस तरीके से वक्राकार रास्ता है, सीधा रास्ता, जैसा भी रास्ता हो, अगर कोई चीज उस पर चल रही है तो वो रेखीय गति ही कर रही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53 है, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति करती है? गुणन गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति या दोलन गति? तो अभी मैंने आपको समझाया कि चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, अगर वो सड़क पर चल रही है या ट्रेन पटरियों पर चल रही है तो वहां पर कौन सी गति होगी? रेखीय गति होगी। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, समय का मात्रक है घंटा, सेकेंड, दिन या मिनट। तो आपको पता है MKS पद्धति में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक होता है? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द्रव्यमान का मात्रक है कुंतल, किलोग्राम, ग्राम या टन। तो राइट आंसर है किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 57 है, द्रवों का आयतन मापते हैं तो आयतन किस में मापते हैं? किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में या फिर मीटर स्क्वायर में? दोस्तों जो द्रव का आयतन है वो हम लीटर में मापते हैं। आपको पता है कि अगर यहाँ पर ठोस होता तो ठोस मान लीजिए इस तरीके से कोई ठोस होता, ठोस घन होता, तो हम अगर इसका आयतन निकालने को बोलता तो हम क्या करते? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इस वस्तु का, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ठोस का आयतन नहीं पूछ रहा है, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में, तो मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर द्रव पूछ रहा है जैसे कि दूध हुआ, पानी हुआ, तो यहाँ पर इसको हम लीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है, फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? कलाई घड़ी से, टेबल घड़ी से, दीवार घड़ी से या विराम घड़ी से? राइट आंसर है विराम घड़ी से। क्वेश्चन नंबर 59 है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं गलनांक, क्रांतिक ताप, क्वथनांक या हिमांक? उसे हम कहते हैं क्वथनांक। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि कहलाती है? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, छानना या आसवन? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं आसवन। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? अपघटन, संघनन, वाष्पन या इनमें से कोई? दोस्तों वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वायु है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक? दोस्तों जो वायु है ये एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन बा जो है ये सही है, क्योंकि वायु आप देखते हो वायु हमारे आसपास चारों तरफ है, ये रंगहीन है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है? बीन कर, फटक कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या चाल कर? तो बालू और लोहे की छीलन को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वायु है समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण, ये मैंने आप लोगों को राजन सीरीज में भी पढ़ाया, राजन में भी मैंने आपको बताया है कि जो वायु है वो एक समांगी मिश्रण है, कंफ्यूज मत होइएगा, विषमांगी मिश्रण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, इसमें से समांगी मिश्रण है बालू और पानी, पानी बालू, पानी और मिट्टी का तेल, पानी और चीनी या इनमें से कोई नहीं? चीनी को पानी में घोलने पर चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है। आप जब चीनी पानी में घुल चुकी होती तो आप पानी में से चीनी को अलग नहीं कर सकते, वो घुल चुकी होती है। तो ऑप्शन सा जो है ये समांगी मिश्रण क्या होगा? सही हो जाएगा, यानी कि इसमें मिश्रण के अवयवों को आसानी से हम अलग नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, विषमांगी मिश्रण है चीनी और बालू, चीनी और पानी, वायु एवं मिश्र धातुएं या इनमें से कोई? देखिए वायु क्या है, अभी आपको मैंने कहा वायु समांगी मिश्रण है और मिश्र धातुएं भी समांगी मिश्रण है और चीनी और पानी भी समांगी है, अभी आपने देखा। तो चीनी और बालू क्या हुए? चीनी को बालू में आप मिला करके देखिए, ये अलग अलग साफ साफ दिखाई देंगे कि बालू दिख रहा में अलग है, चीनी के कण अलग, बालू के कण अलग। तो चीनी बालू क्या हो गए? विषमांगी मिश्रण हो गए। वायु, मिश्र धातुएं, चीनी और पानी ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। दोस्तों यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, यानी कि सीरीज आप लोगों ने खरीदी होगी, इसमें आप देखोगे सब जगह विषमांगी दिया, लेकिन राइट क्या है? वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि क्या है? नमक का विलयन क्या है? नमक, आपने पानी में नमक मिला दिया, अब आप नमक को कैसे अलग करोगे? वाष्पन द्वारा, छानना द्वारा, निथारना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप वाष्पन से अलग कर सकते हो, आप पानी को खौलाओगे, खौलाओगे, खौल जाएगा, पानी पूरा वाष्पित हो जाएगा, लेकिन जो नमक है वो नीचे तली में बैठा रहेगा। तो इस तरीके से हम नमक को अलग कर सकते हैं। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा, वाष्प। क्वेश्चन नंबर 67 है, मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थों को पृथक करना क्या कहलाता है? अवसादन, पृथक्करण, निथारना या वाष्पन? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं पृथक्करण। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? विलायक, विलेय, अविलेय या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विलेय।
क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है, क्रिस्टलीकरण द्वारा, छान कर, आसवन द्वारा या निथार कर। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, छान कर। जैसे कि दूध को हम क्या करते हैं, जब हम दूध लेते हैं ग्वाले से तो हम क्या करते हैं, उसको छान करके रखते हैं चूल्हे पर गर्म होने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है? छानना, आसवन, निथारना या फिर क्रिस्टलीकरण। दोस्तों इसे हम कहते हैं निथारना। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कितना इजी क्वेश्चन पूछा है ये। कोई पदार्थ गर्म करने पर सीधे द्रव अवस्था बदलने से पहले गैस में बदल जाए तो वह क्या कहलाएगा? वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन या आसवन। वह कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 72 है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिलम में, वेलिसनेरिया में, अदरक में या सेजिटेरिया में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, ब्रायोफिलम में। क्वेश्चन नंबर 74 है, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है तर्क रूप, पड़ाव स्तंभ, कंदगुच्छ या कुंभी रूप? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, पड़ाव स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना या पहाड़ी पर पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना? दोस्तों यहाँ पर समतल पर गाड़ी को ढकेलना यह रेखीय गति है और इसमें गुरुत्व बल नहीं लगता है, तो ऑप्शन 7 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है चमगादड़, एंटीलोप, यूरामेट्रिक्स या सायरन? राइट आंसर है एंटीलोप। ये क्वेश्चन आपने रजन सीरीज में भी देखा होगा, अगर आपने पढ़ लिया। मैंने बहुविकल्पी ऑलरेडी करा दी है, बहुविकल्पी अतिलघुत्री। इसके अलावा पवन सीरीज इसका भी अतिलघुत्री करा दिया, बहुविकल्पी भी इस वीडियो में कंप्लीट होने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं आपके पवन सीरीज में सारे मैं करा दे रही हूँ। इसी प्रकार मैंने राजन सीरीज में भी सारे के सारे बहुविकल्पी को एक ही वीडियो में कराया ताकि आपके समय की बचत हो और आप लोग कम से कम समय में अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 77 है, पत्ती का रूपांतरण है पत्र, प्रकलिका, शल्ककंद, पर्णथैली या पूर्णिल मूल? राइट आंसर है पत्र प्रकलिका। क्वेश्चन नंबर 78 है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति में होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एमकेएस पद्धति में होता है। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो ये एम फॉर मीटर हो गया, के फॉर किलोग्राम हो गया, एस फॉर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी, उभयचर मतलब जो पानी में भी रहते हो और स्थल पर भी, जमीन पर भी रहते हो, तो खरगोश, कछुआ, चूहा या गाय? तो आपको पता है कछुआ और मेंढक ये 2 जीव हैं जो उभयचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? धरारेखित शरीर, पंख, गलफड़े या फेफड़ा? तो राइट आंसर दोस्तों है यहाँ पर ऑप्शन द, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से यौगिक है जल, सोना, पीतल या चांदी? तो आपको पता है जल क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ ये एक यौगिक है। तत्वों से मिलकर के बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, घड़ी के पेंडुलम की गति का एग्जाम्पल है सरल रेखीय गति, दोलन गति, गुणन गति या वृत्तीय गति? तो कोई भी चीज अपने मूल स्थान से आगे पीछे इस तरीके से गति करती है फिर अपने मूल स्थान पे आती है, तो ये होती है दोलन गति। जैसे कि झूले का झूलना और जो पेंडुलम वाली घड़ी है उसमें की घड़ी का हिलना दोलन गति कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, अपुष्पी पौधा है सरसों, कुमुदिनी, फर्ण या फिर सूरजमुखी? तो सरसों में फूल आपने देखा होगा, सूरजमुखी का भी फूल होता है, कुमुदिनी भी फूल ही है, तो बचा क्या? फर्ण। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है मोल, केल्विन, कैंडेला या एम्पियर? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित में से पृथक किया जाता है? चीनी एवं जल के मिश्रण को, रेत एवं जल के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा एवं लोहे के चूर्ण के मिश्रण को या नमक एवं कपूर के मिश्रण को? दोस्तों आपको पता है कि जहां पर कपूर होगा जब हम गर्म करेंगे तो कपूर क्या होगा? उड़ जाएगा, वो गैस में बदल जाएगा और नमक आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि से नमक और कपूर के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं, तो ऑप्शन द जो है सही जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है, अदरक, शकरकंद, आलू या हल्दी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, शकरकंद। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आपके पवन सीरीज के वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया। आपके सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस आप देखिए, क्लासेस देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के बाल विकास की मैंने बहुत ही छोटी वीडियो बनाई, उसमें सारा बाल विकास करा दिया है। इसी प्रकार जो सेकंड पेपर है उसका भी मैंने पूरा वीडियो बना दिया, आसानी से एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। हिंदी, संस्कृत सभी को ऐसे पढ़ाया है, तो आप सबको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर के आए तो आप लोग प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलेगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और इसको अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जितना आप शेयर करेंगे उतने अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ेंगे और वीडियो का लाभ ले पाएंगे। जय हिंद।